इस लेक्चर में हम लोग बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। जानते हो ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस की टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो या मेडिकल का एंट्रेंस हो, सारे एग्जाम्स में इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन से ही नहीं, इवन इस टॉपिक में हम लोग और आगे भी मेजरमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। और ये पूरा जो ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी आता है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। और फिजिक्स पढ़ने से पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नॉलेज होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि असल में हम लोग फिजिक्स में बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मास हो गया, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। Several varieties of quantities are there in physics, about which one by one in different chapters we will study, we will go through it. तो यहां यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्या रोल है? एक्चुअली जो क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उन क्वांटिटीज को मेजर भी किया जाता है। प्रैक्टिकली हम लोग जिन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, उन क्वांटिटीज को मेजर भी करते हैं। तो मेजर करते हैं मतलब हम बताते हैं कि मतलब जो क्वांटिटी है, जैसे मास है तो कितना मास है, लेंथ है तो कितना लेंथ है, बड़ा है, छोटा है, कंपेयर करते हैं हम किसी चीज से। टाइम है, ज्यादा टाइम है, छोटा टाइम है। तो देखो, सिर्फ कम और ज्यादा बोल देना, ये तो एक रिलेटिव टर्म है कि आखिर आप रेफरेंस क्या ले रहे हैं, और उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं रेफरेंस 1 सेंटीमीटर का ले लूं, तो रेफरेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसके रिस्पेक्ट में जो 10 मीटर है, ये बहुत बड़ा है। अगर रेफरेंस 1 सेंटीमीटर का है तो 1 नैनोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर ये बहुत छोटा है, या 1 माइक्रोमीटर भी इवन बहुत छोटा है। तो एक रेफरेंस फिक्स कर देने के बाद ज्यादा या कम कितना है, ये तो हम बता पाएंगे। लेकिन जैसे 1 सेंटीमीटर मैंने बोला, 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में ये 1 सेंटीमीटर ये है क्या? तो ये एक रेफरेंस है जिससे कंपेयर किया जा रहा है अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी को। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसके अमाउंट को बताने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। एंड इसी में आगे और हम लोग ये लर्न करेंगे कि डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अलोंग विथ यूनिट्स। तो हम लोग बेसिकली यूनिट क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स। उन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। मेजर करना क्या होता है? मेजर करना एक कंपैरिजन ही है। इनफैक्ट इट इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन। कैसे ये एक कंपैरिजन है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो मास हमें मेजर करना है। जैसे गांव में अगर तुम जानते होगे तो
अगर मान लो कि आपके पास बटखरा बोलते हैं, बटखरा मतलब जो बार्स होते हैं जिनका मास फिक्स होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, आधा kg, इस तरह का। और जब खेत खलिहान में बहुत ज्यादा अनाज होता है और उसको मेजर करना है, उसको बांटना है 2 भाग में या 3 भाग में, तो करते क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक साइड जो पैन होता है उस पैन पे रख देते हैं, और फिर दूसरे साइड से उतना ही अमाउंट मेजर कर करके और 2 जगह बारी बारी से डालना शुरू करते हैं, और फाइनली जो बचा हुआ है उसको भी आधा आधा बांट के दोनों में डाल देते हैं, अगर 2 भाग में बांटना है तो इस तरीके से यहां किया क्या गया, जो शुरू में एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया, एक्चुअली उस अमाउंट से कंपेयर करके इक्वल अमाउंट दोनों पार्ट में बांटा गया। तो ये एक मेजरमेंट का तरीका है जो अभी भी मुझे लगता है यूज किया जाता होगा। जब हम लोग छोटे थे तब तो यूज किया ही जाता था। जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास अमाउंट है और आपके पास वो 1 kg, 2 kg इसका वो नहीं है, बार्स नहीं है, ताकि हम मेजर कर सके। तो उसके लिए हम हमेशा करेंगे क्या, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करके और मेजर कर सकते हैं कि भाई इसके कंपैरिजन में ये कितना है। जो भी अमाउंट हमने मेजर किया वो 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, इस तरह से। तो एक्चुअली किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, एक इसका स्टैंडर्ड वैल्यू, इसके अमाउंट का एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स किया जाता है, और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू से क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसके अमाउंट को कंपेयर करते हैं, एंड इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। एंड दैट स्टैंडर्ड वैल्यू जो फिक्स किया गया मेजरमेंट के लिए, उसको यूनिट बोलते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट, यूनिट। ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, रीजन बाय रीजन, स्टेट बाय स्टेट, कंट्री बाय कंट्रीज, इट कैन चेंज। अब जैसे मान लो कि मुझे लेंथ मेजर करना है बेटा, तो लेंथ मेजर करना है, तो अगर मैं बोलता हूं कि 10 मीटर लेंथ है, कितना लेंथ है, 10 मीटर, तो 10 मीटर आप चाहे किसी भी गांव में जाके, किसी भी शहर में जाके, किसी भी स्टेट में जाके, या किसी कंट्री में जाके, ग्लोबली आप कहीं भी 10 मीटर के बारे में बताना चाहें तो आपको उसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यहां जो मीटर है वो यूनिट है, और मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड यूनिट है। इसीलिए इसको हम लोग SI यूनिट ऑफ लेंथ बोलते हैं, इसको SI यूनिट ऑफ लेंथ बोला जाता है। ये तो हमने मीटर लेंथ को ही हम लोग लेकर के और यूनिट को थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। जानते हो 10 मीटर, जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, व्हाट डू यू मीन बाय दिस 10 मीटर? तो इस 10 मीटर का मीनिंग ये है, इट इज 10 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर। 10 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ 1 मीटर ही 10 मीटर है लेंथ। मतलब हमने क्या किया, जो लेंथ मेजर किया उसको किससे कंपेयर किया, 1 मीटर से कंपेयर किया, और यहां पता चला कि ये 1 मीटर का कितना टाइम्स है, तो ये 1 मीटर का इट इज 10 टाइम्स, 1 मीटर का 10 गुना है। तो 1 मीटर का 10 गुना है, ऐसा ही नहीं। मान लो कि कोई बोले कि 0.5 मीटर क्या है भाई, तो 0.5 मीटर इज 0.5 इंटू 1 मीटर है। ऑलवेज कोई भी क्वांटिटी, मान लो कि इट इज 112 मीटर्स, तो 112 मीटर्स का मतलब है 112 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। मतलब हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं
तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो 1 मीटर लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 1 मीटर जो लेंथ है हर केस में, यही क्या है? सो 1 मीटर इज व्हाट? यूनिट ऑफ लेंथ। ऐसे ही मास का यूनिट केजी। ऐसा नहीं है कि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर नहीं हो सकता, सेंटीमीटर भी हो सकता है। लेंथ का यूनिट किलोमीटर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बड़ी दूरी अगर मेजर करना हो तो मीटर में मेजर करने गए या सेंटीमीटर में या माइक्रोमीटर में मेजर करने गए तब तो पूरा साल बीत जाएगा, जीवन बीत जाएगा। इतना हम कॉम्प्लिकेटेड यूनिट भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर अमाउंट क्या है जिसको मेजर करना है, उसके कंपैरिजन में हम अपना यूनिट सेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन, विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, इट मे वैरी, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। वो क्या है? वो 1 मीटर है अभी के लिए। करेक्ट? तो कोई भी क्वांटिटी मेजर करना है तो सबसे पहले एक इसका यूनिट वैल्यू हम फिक्स करेंगे, और जब हम इसका यूनिट वैल्यू फिक्स कर देंगे तो यूनिट वैल्यू फिक्स कर देने के बाद हम उस क्वांटिटी को उस यूनिट वैल्यू से कंपेयर करके उसके अमाउंट को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम लेंथ को 1 मीटर, हमारे पास मान लो मीटर स्केल नहीं है तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो हम लेंथ मेजर करने के लिए अलग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एक यूनिट हम सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये बोर्ड का लेंथ मुझे मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? तुम देखे होगे नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है तो ऐसे मेजर करना शुरू कर दे, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो यहां क्या है? ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये एक यूनिट लेंथ सेट कर दिया गया। अब मैं बोलूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और यहां मैं डिस्कस करूं कि भाई ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड का लेंथ 9 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स है, 9 बित्ता है। तो 9 यूनिट्स है मतलब ये 1 यूनिट है तो इसका कितना गुना है? 9 गुना है। तो इसका 9 गुना है। तो हम सब लोग जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं बोर्ड का लेंथ वो 9 कैसे है। लेकिन मान लो कि ये डिस्कशन खत्म हो जाने के बाद कोई इस वीडियो को अब स्टार्ट करे, अभी स्टार्ट करे, और अभी मैं बोलूं कि भाई देखो ये जो लेंथ है ना ये 9 यूनिट है, 9 यूनिट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो वो तो बड़ा कंफ्यूजन में फंस जाएगा, बड़ा ही परेशान हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि अरे 9 कैसे है, ये तो 1 मीटर या कुछ दिख रहा है। वो हमेशा इसको कंपेयर करने की कोशिश किससे करेगा? मीटर से। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। लेकिन हमने तो मीटर लिया ही नहीं है इसको मेजर करने के लिए, हमने कुछ और ही यूनिट लिया हुआ है। तो उसका ये सस्पेंस, बहुत ही सस्पेंस में रहेगा वो। और 9 यूनिट कैसे है ये तब तक उसको क्लियर नहीं होगा जब तक हम आप में से कोई एक्सप्लेन ना कर दे कि सर का, जैसे मेरा हाथ का लेंथ कुछ अलग हो सकता है, आपके हाथ का लेंथ कुछ अलग हो सकता है। तो मेरे हाथ के हिसाब से अगर ये 9 यूनिट है तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि सर का हाथ जब ऐसे वो करेंगे तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ना उसको उन्होंने 1 यूनिट लिया है, उस हिसाब से ये 9 यूनिट है। तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, अच्छा ये बात है। नहीं समझे? मेरे बच्चे समझ रहे होंगे। तो ये तरीका है यूनिट सेट करने का। तो यहां हम लोगों ने एक लोकल यूनिट सेट किया। ये कैसा यूनिट है? एक लोकल यूनिट है। और लोकल यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड मी एज अ टीचर एक यूनिट सेट किए खुद कुछ चीज को समझने के लिए या एक पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करने के लिए। सो लोकली रिकॉग्नाइज्ड ये यूनिट हो गया। कोई अपना, जैसे मैं इंडिपेंडेंटली एक लेंथ, जैसे यही है, इसको 1 यूनिट लेंथ ले लिया और इससे चीजों को मेजर करना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए ये यूनिट है।
लेकिन जो भी लेंथ, मान लो कि मैंने इससे 100 यूनिट लेंथ मेजर कर लिया इससे, तो हम आप तो सब जानते हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने मैंने पेश किया कि भाई वो पर्टिकुलर जो लेंथ है ना वो 100 यूनिट है, तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको बार बार हमेशा हम अपने यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जितने नए आदमी जुड़ेंगे उनको इस पर्टिकुलर लेंथ के बारे में समझाने के लिए हमें बार बार इस नए यूनिट के बारे में समझाना पड़ेगा। तो इसलिए जो यूनिट, किसी भी तरह का जो भी यूनिट है जिसने भी सेट किया है वो सेट कर सकता है, लेकिन एक ग्लोबली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स बोलेंगे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई यूनिट्स बोलेंगे। तो हर क्वांटिटी के लिए फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। उन सारी क्वांटिटीज के लिए एक एसआई यूनिट है और उसी एसआई यूनिट के हिसाब से हम नॉर्मली कोशिश करते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने की। अब फिजिक्स में इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, हर क्वांटिटी का एसआई यूनिट याद रखें तो ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए भी लोगों ने क्या किया कि जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, अब जैसे वेक्टर में आप पढ़े होंगे कि क्वांटिटीज इन फिजिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहां भी यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को हम कितने पार्ट में? 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पार्ट ऑफ क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? जो क्वांटिटीज हैं इन क्वांटिटीज को 2 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। एक को बेस या फंडामेंटल, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी एक को बोलेंगे और दूसरे को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सा क्वांटिटी? डेराइव्ड क्वांटिटीज। सो एक पार्ट, पूरे जो क्वांटिटीज को एक बक्से में अगर रख दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, concepts of units, those quantities can be categorized or divided into how many parts? 2 parts. One is what? Base or the fundamental quantities. And what about the second one? It is derived quantities. It is which quantities? Derived quantities. तो 2 तरह की quantities हैं। अब base quantities या derived quantities क्या है? तो टोटल जो बेस क्वांटिटीज है ना, ये बेस क्वांटिटीज टोटल नंबर में 7 हैं। कितनी है? 7 हैं। 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। ये जो हमने डिस्कस किया ऐसा ही हम मास के लिए भी डिस्कस कर सकते थे, जैसा कि लेंथ के लिए डिस्कस किए, ऐसा ही टाइम के लिए डिस्कस कर सकते थे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था लेंथ का, किसी भी क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, फोर्स का भी लिया जा सकता है। सो इट ऑल depends how you are choosing your system of unit, but we are now discussing about, अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट की ही बात करूंगा। और नॉर्मली हम अपने कैलकुलेशंस को भी, फिजिक्स में जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस होते हैं वो सब नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में ही उन कैलकुलेशंस को करें। तो यहां अब मान लो कभी भी अब मैं यूनिट आगे बोलता हूं तो आप SI सिस्टम के बारे में सोचेंगे, ठीक? जब तक कि मैं उसको until unless I will explain about the other unit. So यहां मैंने बताया कि क्वांटिटीज जो हैं they can be categorized in how many parts बेटा? 2 parts. जो एक पार्ट ऑफ क्वांटिटी है उसको हम लोग बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड जो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वांटिटीज हैं उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे।
अब यहां क्वेश्चन यह है कि बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं और क्यों इनको बेस क्वांटिटीज बोला जाता है। जानते हो, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 नंबर में 7 क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। तो यहां मैं, अगर हम बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ें तो अभी चलो आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज नंबर में 7 है और इन 7 बेस क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे हम किसको, क्वांटिटीज को। बेस क्वांटिटीज ही क्यों बोला जाता है इसको, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनमें से किसी एक को पिक करिए तो किसी भी एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर बेस क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज। और दूसरा बेस क्वांटिटी, फिर से सुनिए, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनके बारे में बताने के लिए अदर बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब 7 में से किसी एक को पिक किए तो बाकी 6 की कोई आवश्यकता नहीं होगी उस पर्टिकुलर बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज फिजिक्स में वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में डेराइव कर लेते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज कैन ऑलवेज बी डेराइव्ड इन टर्म्स ऑफ कौन सा क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। वेयर एज बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज cannot be derived using the other remaining base quantities, करेक्ट। या हम बोलेंगे कि वो जो क्वांटिटीज है बेस क्वांटिटी अपने आप में अलग अलग वो कंप्लीट क्वांटिटीज है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और दूसरी क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को लिख लेंगे, लिखिए बेस और द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे लिखो, क्वांटिटीज इन फिजिक्स, देखिए क्वांटिटीज इन फिजिक्स, क्वांटिटीज इन फिजिक्स कैन बी categorized into 2 parts, according to the concepts of units and dimensions, First, base or the fundamental quantities. इसको डैश करके लिखिए, any base quantity does not require any other base quantities to express it. अब जैसे कोई भी एक बेस क्वांटिटी ले लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बचे हुए बेस क्वांटिटीज हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। और करके लिखो, और a base quantity will be complete in itself. It does not require any other quantity to express it.
मतलब किसी भी दूसरी क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं है किसी एक बेस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। डेराइव्ड क्वांटिटीज, दूसरा लिखो सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटीज देखो, these quantities can be derived in terms of the base quantities. These quantities can be derived in terms of the base quantities. इन क्वांटिटीज को डेराइव करने के लिए हम लोगों को बेस क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी और बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में इन डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग डेराइव कर सकते हैं, इसीलिए इनको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अब जानते हो इन बेस क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा वो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स होंगे और इनके यूनिट्स को हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। इनके यूनिट्स को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स जो है, चूंकि ये क्वांटिटीज का कैटेगराइजेशन यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बेसिस पे है, इसलिए जो यूनिट्स हैं उनको भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। 1, एक क्या है? एक है बेस या फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट्स। मतलब बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को डेराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। अब यहां यूनिट्स को भी, मतलब किसी भी फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और फंडामेंटल या बेस यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेम डेफिनेशन है। किसी भी डेराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए डेराइव्ड यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते। इसको भी स्टार्ट करके लिख लो। लिखो, यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, fundamental oblique base units. Fundamental oblique base units. लिखो, any fundamental oblique base unit, any fundamental oblique base unit cannot be expressed in terms of the other fundamental or the base units. Fundamental or the base units. दूसरा लिखो derived units. Second, derived units. लिखो, derived units can be derived. Derived units can be derived in terms of. Derived units can be derived in terms of fundamental or the base units. फंडामेंटल और द बेस यूनिट्स। तो ये डेराइव्ड यूनिट्स का और बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स का कंसेप्ट है। अब जैसे मीटर किसका यूनिट है? ये लेंथ का यूनिट है और ये एक बेस क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो बेस यूनिट है। क्यों? क्योंकि लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट है, चाहे इसका यूनिट हो या खुद क्वांटिटी हो। ऐसे ही मास जो है, मास के लिए केजी इज द यूनिट। हम कोई भी यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट अब आगे लिखेंगे जब तक कि मैं किसी दूसरे यूनिट के बारे में एक्सप्लेन ना कर दूं। तो मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है केजी, वो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल
यूनिट्स हैं। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स को हम लोग यहां लिखेंगे। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और इनके एसआई यूनिट्स को हम एक लिस्ट में लिखेंगे। सो यहां हम लोग फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और यहां हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। ये एक लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखेंगे हम लोग और इनके यूनिट्स को। होप बच्चों को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स के बारे में पता होगा। वो 7 कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जल्दी से आप खुद रिकॉल कर लो अगर जानते हो तो। हां, पहला क्या है? मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज हैं। इन 7 क्वांटिटीज को हम एक एक करके लिख दे रहे हैं। पहला क्या है बेटा? इट इज मास। दूसरा क्या है? इट इज लेंथ। थर्ड इज व्हाट? इट इज टाइम। व्हाट अबाउट फोर्थ? इट इज इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ करंट भी बोलते हैं। फिफ्थ, इट इज टेम्परेचर या थर्मल टेम्परेचर भी बोला जाता है, टेम्परेचर। छठवां बताओ बाबू, छठवां क्या है बेटा? तो छठा है इट इज अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और सातवां इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको याद रखना है। इन 7 में से किसी एक क्वांटिटी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो बाकी 6 की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मास को एक्सप्रेस करने के लिए इन 6 में से, बचे 6 में से किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सबके लिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जो यूनिट्स लिखेंगे वो एसआई यूनिट ही लिखेंगे। तो मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, और इसको हम केजी से लिखते हैं। लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, और इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। टाइम का बोलो जी, सेकंड होता है एसआई यूनिट, और इसको स्मॉल एस से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और इसको ए से लिखते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट है क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। वो एसआई यूनिट नहीं है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, इट इज केल्विन, और इसको स्मॉल के से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका जो यूनिट होगा वो मोल होता है, और इसको इन शॉर्ट सिर्फ एमओएल से लिख देते हैं। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो कैंडिला होता है, कैंडिला होता है, और इसको सीडी से लिखते हैं। सो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके एसआई यूनिट्स है, फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं। क्यों फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स बोल रहे हैं, ये हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस किए। अब जो है डेराइव्ड क्वांटिटीज और डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें
तो इनको छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन सब को डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। उन सब को क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि उन क्वांटिटीज को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डेराइव किया जा सकता है। जैसे वेलोसिटी मान लो ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इट इज s by t। Displacement is nothing but it is a kind of length only. Time is time. फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये रेशियो है। और इसका अगर यूनिट लिखें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर SI यूनिट और टाइम का सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज इट्स यूनिट। तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है और ये एक डेराइव्ड यूनिट है। अब जैसे फोर्स या एक्सेलरेशन ही ले लें। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी इसका अगर ये एक क्या है? वेलोसिटी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बेसिकली अगर हम इस क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करना चाहें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन इसमें चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो कुल मिला जुला करके s लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ये लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि ये SI यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है। ऐसे बाकी सारी क्वांटिटीज का भी हम SI यूनिट डेराइव कर सकते हैं, जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जानते हो, इन सब के बावजूद फिजिक्स में दो क्वांटिटीज बच जाती हैं। दो क्वांटिटीज क्या होती हैं? बच जाती हैं। और वो दो क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? वो दो क्वांटिटीज हैं, एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एंगल मतलब नॉर्मल, इसको हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं। प्लेन ना भी बोले, सिर्फ एंगल बोलें तो हम समझते हैं उसको प्लेन एंगल ही, वही एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग। शुरुआत में ही मैंने बताया था आर्क बाय रेडियस। बेसिक मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में बताया था ना, भूल गए? इट इज आर्क बाय क्या? रेडियस। तो एंगल का जो यूनिट है वो इट इज आर्क बाय रेडियस। आर्क का यूनिट भी लेंथ, तो आर्क का यूनिट भी लेंथ और रेडियस का यूनिट भी लेंथ। तो लेंथ लेंथ कैंसिल, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब एंगल को हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। इसके यूनिट को भी, अगर एंगल को ही डिफाइन नहीं कर सकते फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, तो इसके यूनिट को डिफाइन करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके लिए एक यूनिट, जो SI यूनिट हम लोग लेते हैं, वो रेडियन लेते हैं। इसको RAD से लिखते हैं। जानते हो, ये जो रेडियन एक यूनिट है, इस यूनिट को सप्लीमेंट किया गया। क्या किया गया? सप्लीमेंट किया गया टू द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे क्वांटिटीज का जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से सॉलिड एंगल का भी डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे। और सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट है वो स्टेरेडियन फिक्स किया गया। तो रेडियन एंड स्टेरेडियन आर द टू SI यूनिट्स फॉर angle and solid angle respectively, but they cannot be derived in terms of the fundamental units, so they are the supplement to the list of quantities in physics, so they are known as supplementary quantities and their units are supplementary units.
तो लिखो स्टार करके, ये भी पॉइंट लिखो। इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, in the system of units, there are two supplementary quantities. There are two supplementary quantities and their units are called supplementary units. And their units are called supplementary units. इसमें पहला क्वांटिटी लिखो एंगल, ब्रैकेट में लिख लेना प्लेन एंगल या और प्लेन एंगल, उसको एंगल या प्लेन एंगल दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सो एंगल लिखो एसआई, इसका जो एसआई यूनिट होगा रेडियन होगा, एसआई यूनिट रेडियन। दूसरा लिखो सॉलिड एंगल, इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन। क्या एसआई यूनिट होगा? स्टेरेडियन। तो अब मिलाकर के पूरा जो क्वांटिटी का जो लिस्ट है क्वांटिटीज का फिजिक्स में, वो कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज और द बेस क्वांटिटीज, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज, एंड फिर भी इनके अलावा भी दो और क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट को डेराइव नहीं किया जा सकता और उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिस्ट में भी नहीं रख सकते। सो उनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं और उनके यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। वो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो क्वांटिटीज हैं। सो इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन किए। देयर आर मेनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जैसे हम लोग एसआई सिस्टम एक देखे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कुछ नॉन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन यहां बनता है और तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो वो क्या है कि जैसे एसआई सिस्टम है, आप लोग सुने होंगे एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एक एसआई जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब मास लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में। इसके लिए एक सिस्टम ऐसा बनाया गया तो उसको एमकेएस बोला गया। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको सीजीएस बोल दिया गया। फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस बोल दिया गया। एमकेएस को भी थोड़ा और ब्रॉडर बना करके और उसको क्या बोल दिया गया? एसआई सिस्टम। सो ये कुछ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं। एज आई टोल्ड यू इनिशियली इन दिस लेक्चर इन द वेरी बिगिनिंग कि हम कोई भी एक सिस्टम अपना भी डेवलप कर सकते हैं, एक लोकली भी डेवलप कर सकते हैं। एनीवेयर एनी काइंड ऑफ सिस्टम कैन बी डेवलप्ड, है ना? कोई भी सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। लेकिन अमॉन्ग दीज ऑल दिस इज द ये भी सारे रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन इसको हम लोग करेंटली यूज करते हैं, विच इज एसआई सिस्टम। मतलब किसी को भी मान लो एसआई सिस्टम में किसी फिजिक्स के क्वांटिटी का आप यूनिट जाकर के बताएंगे ऑल अराउंड द ग्लोब, तो इफ ही नोज अबाउट फिजिक्स और फिजिक्स का थोड़ा ज्ञान है उसको, तो ही विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि यस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वांटिटी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स अमाउंट एंड दिस इज इट्स अमाउंट। वो उसके लिए नोन अमाउंट होगा। वो उसके बारे में कल्पना कर पाएगा कि आप कितने बड़े या कितने छोटे अमाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द यूनिट्स कि आप किसी अननोन व्यक्ति को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अमाउंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप अगर कोई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें उस क्वांटिटी के अमाउंट को आप बताए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो उस क्वांटिटी के बारे में पहले से जानता है तो उसके यूनिट के ऐसा यूनिट के बारे में पहले से जानता है तो वो ऑटोमेटिकली ही विल कम टू नो दैट अबाउट विच क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, तो हम इन सिस्टम्स के बारे में भी लेटर ऑन
थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे मोटा मोटी इसको तो ये जानना है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड और एसआई एमकेएस सिस्टम का ही ब्रॉडर एक रूप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी हम लोग फिजिक्स की क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। कितने तरह की क्वांटिटीज, 2 तरह की क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स। तो कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड बेस क्वांटिटीज, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। साथ ही साथ हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी बताया कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं। और भी बहुत सारे लोकली रिकॉग्नाइज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में सोचेंगे। एंड इवन दो अगर मैं किसी भी यूनिट के बारे में ना बोलूं तो आपको एसआई यूनिट के बारे में सोचना है। तो खैर, किसी भी एक क्वांटिटी का जो यूनिट है वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? डायमेंशंस के बारे में। और डायमेंशंस के बारे में हम लोग बेसिकली एक डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं क्वांटिटीज का, और वो एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इन फिजिक्स, देयर इज अ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि हर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट एक्चुअली इस डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको एक सिंबल से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों सिंबल से रिकॉग्नाइज करते हैं? क्योंकि हर बार क्वांटिटी का नाम लिखना जरूरी नहीं है, वो इट टेक्स टाइम, तो उससे बचने के लिए। अब जैसे मास को हम डायमेंशनल एनालिसिस में कैपिटल एम से लिखते हैं, लेंथ को इस डायमेंशनल एनालिसिस में एल से लिखते हैं। यहां लिख लेना, डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं। टेम्परेचर को हम लोग के से या थीटा दोनों से ही लिखते हैं। और करंट को हम लोग आई से भी लिखते हैं या ए से भी लिखते हैं। तो ये 5 से ही हमारा पूरा काम अपने इस 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में हो जाता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा और की चिंता नहीं करेंगे, इसी पे फोकस भी करेंगे। इनको देखो, अब या तो हम m लिखें या हर बार मास लिखें, हर बार लेंथ लिखें, तो ये थोड़ा सा टिपिकल वर्क हो जाएगा, इसीलिए हम सिंबलाइज कर देते हैं। एक्चुअली जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी और क्वांटिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ये सारे क्वांटिटीज अपने आप में कंप्लीट हैं। m रिप्रेजेंट्स मास, l रिप्रेजेंट्स लेंथ, इसके लिए हमें और किसी सिंबल की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हम लोग उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डेराइव करते हैं। तो इस डायमेंशनल एनालिसिस में हम करते क्या हैं, इसमें हर फिजिक्स की क्वांटिटी के लिए उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो बेसिकली ये लेंथ बाय टाइम से एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में।
एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी L बाई टी है बाय टाइम, सो L बाई टी स्क्वायर। तो ऐसे किसी भी क्वांटिटी को फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और इस डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर रेज किया जाता है, द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन अ डायमेंशनल फॉर्मूला आर कॉल्ड डायमेंशंस। लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस। लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस। लिखिए अ फॉर्मूला, एक मिनट, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। डायमेंशनल फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला is a formula for a quantity in physics, for a quantity in physics in terms of the fundamental quantities, 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 full stop. The power to which fundamental quantities are raised, the power to which the fundamental quantities are raised in a dimensional formula, in a dimensional formula for a quantity, in a dimensional formula for a quantity are called dimensions, are called dimensions, are called dimensions। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने वाला जो फॉर्मूला है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, और उस डायमेंशनल फॉर्मूला में जो फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर रेज किया जाता है वही डायमेंशंस बोला जाता है। जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसके लिए हम लोग ऐसे अगर लिख दिए ना तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा रहा है। ये है क्या? यहां पे डिराइव किया हमने लेंथ बाय टाइम। तो इसको भी हमको लिखने का तरीका है, सो दैट वी राइट LT-1। ये बेटर होगा, यहां 1 लिखते हैं। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला। इस डायमेंशनल फॉर्मूला में L का पावर कितना? 1, T का पावर कितना? -1। तो यहां हम बोलेंगे कि वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो लेंथ का डायमेंशन है 1, टाइम का डायमेंशन है -1। चाहो तो मास का भी लिखना चाहो तो मास का डायमेंशन 0 है। मास का डायमेंशन कितना है? 0 है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी भी क्वांटिटी का फिजिक्स में एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और उस डायमेंशनल फॉर्मूला से ही हम डायमेंशंस डिस्कस करते हैं। डायमेंशन ये पूछा जाता है, कभी कभी बच्चों को पता ही नहीं रहता। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छे से फ्लुएंटली वो लिख लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या है, तो नहीं बता पाते। डायमेंशन क्या होता है? तो इट इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन अ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इट इज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम लोगों ने यहां इस पर्टिकुलर लेक्चर में डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर लिया। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक बेटा? सो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा होमवर्क दिया है, वो होमवर्क दे रहा हूं, वो ये है कि आप एनसीईआरटी 11th क्लास का एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी बुक 11th क्लास का पार्ट 1, पेज नंबर 214, अपेंडिक्स A9। वहां आप देखेंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और उनका रिलेशन आपस में
और उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला का डेरिवेशन किया हुआ है। टोटल 94 क्वांटिटीज का वहां डायमेंशनल एनालिसिस और उनके फॉर्मूला के बारे में दिया हुआ है। तो आप प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप उसको जरूर कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत कनेक्टिंग नहीं लगेगा। पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत कनेक्टिंग लगेगा और आप काफी इंटरेस्ट के साथ उसमें इन्वॉल्व होके करेंगे। अदरवाइज अमुक दर्शक बनेंगे आप, है ना, कि मैं ही बोलूंगा क्वांटिटी का नाम, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैं ही सॉल्व भी करूंगा। तो एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है फिजिक्स के नॉन क्वांटिटीज के लिए एटलीस्ट, कि उनका डायमेंशंस क्या है, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला आप वहां डिराइव करने का उसमें तरीका दिया हुआ है। तरीका क्या, हर क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये इतना होमवर्क आप जरूर करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।